हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पूरा ब्लड के बारे में। हम ब्लड को पूरी तरीके से समझेंगे, ब्लड क्या होता है, ठीक है, और ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, ब्लड की सिंपली आपने डेफिनेशन सुनी होगी कि ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों बोलते हैं इसको? ऐसा लिक्विड फॉर्म में होता है, कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में कनेक्शन का काम करता है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में चीज़ों का ट्रांसफ़र जो है ब्लड के थ्रू होता है, हॉर्मोन्स जो है वो ब्लड के थ्रू पहुँचते हैं, तो इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे वीडियो में हम ब्लड के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। अब आपने ये चीज़ आपको पता है कि ब्लड के दो मेन फैक्टर होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा कॉर्पस्कल्स या सेल्स। प्लाज्मा जो ब्लड का 55% पार्ट बनाता है और जो सेल्स होती है वो ब्लड का 45% पार्ट बनाती है। सेल्स में भी आपको पता है आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और 1% इसमें इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें 7 to 8% प्रोटीन होते हैं। अब प्रोटीन में क्या हो सकता है? तो इम्यूनिटी जैसे बनाता है, इम्यूनोग्लोब्युलिन हो सकता है, इसमें ग्लोब्युलिन हो सकता है। उसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनता है, वो सारे प्रोटीन इसमें हो सकते हैं। उसके अलावा हमने क्या लिखा है? इसमें 1 to 2% फूड वेस्ट होता है। ये सारा हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। फूड वेस्ट हो सकता है, जैसे इसमें कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन हो सकता है, कुछ भी। उसके अलावा हमने लिखा इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट्स आयन, ये सारे। उसके अलावा हमने क्या लिखा? इसमें डिजोल्व गैसेस हो सकती है, ऑक्सीजन और CO2। ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही ब्लड में होती है जब तक ब्लड लंग्स में जाकर प्योरीफाई नहीं हो जाएगी, यानी लंग्स में जब वो जाता है तो उसकी CO2 जो है लंग्स लेके और उसको एक्सेल करके इन्वायरमेंट में निकाल देता है। तो CO2 तो इस तरीके से ब्लड से वापस बाहर निकल जाती है लंग्स के थ्रू, लेकिन ऑक्सीजन तो ब्लड में होती ही है। उसके अलावा इसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रिएटिन, ये सारे होते हैं। ये ब्लड में तब तक होता है जब तक ब्लड इम्प्योर फॉर्म में होता है, और जब वो किडनी के पास जाता है वहाँ जाकर वो प्योर होता है, तो ये सारी चीज़ें यूरिन की फॉर्म में ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट इसमें बोला है ब्लड के अंदर होता है एंटीकोगुलेंट्स, जिसका नाम लिखा है हिपेरिन। देखिए, एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है जो ब्लड को जमने नहीं देता। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कभी कोई ब्लड टेस्ट करते हो या लैब में कुछ भी करते हो, तो आप जब ब्लड को बाहर निकालते हो थोड़ी सी ही देर में, कुछ सेकंड में हमारा ब्लड जो है वो जमना शुरू हो जाता है और वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, मोटा हो जाता है, जम जाता है। लेकिन बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता, ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है और वो बहता रहता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीकोगुलेंट होते हैं हिपेरिन, जो उसको जमने नहीं देते। आगे देखिए, ब्लड के पास होते हैं फूड मटेरियल, जैसे इसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड फैट, ग्लिसरॉल, ये सब, यानी जो भी आप खाने में खा रहे हो, जो भी न्यूट्रिएंट बन रहे हैं वो भी सब ब्लड में ही होते हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड में डाल दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि नॉर्मली हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो 80 to 100 ग्राम होता है पर 100 ml ब्लड में। यानी नॉर्मल रेंज ये होती है कि एक नॉर्मल पर्सन में, हेल्दी पर्सन में, उसके हर 100 ml ब्लड के अंदर 80 to 100 ग्राम ग्लूकोज होता है। लेकिन जो डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होता है, ठीक है, इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज़ होता है उसको डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है और वो यूरिन में भी बाहर निकलने लगता है, जिनमें शुगर लेवल बढ़ जाता है और वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ही ये होता है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज से वो ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मली 80 to 100 ग्राम होता है पर 100 ml ब्लड में। तो जब ये बढ़ जाता है, और ये एक ही कंडीशन में बढ़ता है जब कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट होता है, जो मेलाइटस आपको पता है जो इंसुलिन की कमी से होती है। आगे देखिए आप, ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। उसके अलावा ब्लड के अंदर यहाँ लिखा है कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और इसकी भी एक रेंज होती है 50 से 100 मिलीग्राम इन पर 100 ml ब्लड। यानी पर 100 ml ब्लड के अंदर 50 से 100 मिलीग्राम जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। सिंथेसिस इसका लिवर में होता है और ये रहता ब्लड के अंदर है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सिंथेसिस विटामिन डी, स्टेरॉयड हॉर्मोन्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, पीएम को यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। बाइल सोल्ट्स जो होते हैं ये सब भी ब्लड में होते हैं। ब्लड मतलब प्लाज्मा में होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो प्लाज्मा पढ़ा, तो हमने ब्लड का एक सबसे बड़ा जो मेन कंपोनेंट होता है, जो 55% ब्लड का पार्ट बनाता है, प्लाज्मा, हमने उसके बारे में पढ़ा। प्लाज्मा नॉर्मली येलो कलर का होता है, ठीक है, और इसका जो येलो कलर आता है ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पिगमेंट्स की वजह से होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर आरबीसी।
आरबीसी जो होती है इसका पूरा नाम आपको पता है, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, या इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, ई न्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी। जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, वो ई न्यूक्लिएटेड होती है। जब तक वो यंग होती है उसमें न्यूक्लियस मिल सकता है, लेकिन जब हमारी आरबीसी मैच्योर हो जाती है उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता। लेकिन इसके भी एक्सेप्शनल केस है, कैमल और लामास के अंदर, ऊँट की जो नस्लें होती है ना उनमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड मिलती है, लेकिन हमारे अंदर ई न्यूक्लिएटेड मिलती है। आगे लिखा है इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। शेप जो है इसकी डिस्क लाइक हो सकती है और बाइकोनकेव। देखिए जब यंग आरबीसी होती है तो वो आपको ऐसे राउंड मिल सकती है और उसके अंदर न्यूक्लियस मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो मैच्योर आरबीसी होती है वो इस तरीके की शेप लिए हुए होती है जिसको अपन बोलते हैं बाइकोनकेव शेप, और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। जितने भी फॉर्म एलिमेंट होते हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा मिलती है आपको, यानी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उन सबसे ज़्यादा इसका नंबर होता है आरबीसी का। और कितना नंबर होता है तो वो यहाँ पर रेंज लिखी देखो, 4.5 से 5 मिलियन पर mm³ पर मिलीमीटर क्यूब। जो ब्लड, जब आप ब्लड जो है उसके अंदर जब आप आरबीसी काउंट करते हो तो पर mm³ के अंदर यानी पर मिलीमीटर क्यूब के अंदर आपको 4.5 से 5 मिलियन आरबीसी मिलती है। उसमें भी एक चीज़ है, फीमेल्स के अंदर इसका रेंज थोड़ा कम होता है। फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो 4.5 मिलेगी, और मेल में ज़्यादा मिलती है, वहाँ पर आपको 5 मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा देखो, आरबीसी बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ा सकते हैं हम, एक तो ड्यूरिंग रेगुलर एक्सरसाइज और एक हायर एल्टीट्यूड। एक आप जब एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हो, रेगुलर एक्सरसाइज, तो आपकी बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसके अलावा जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, यानी कोई ऊंचाई पे जाओगे आप ज़्यादा हाइट पे, तो वहाँ पर भी आपकी आरबीसी बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रेवल कौन करवाता है, आरबीसी करवाती है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो करवाता है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए वहाँ आरबीसी बढ़ जाता है। तो दो कंडीशन में आपका आरबीसी बढ़ सकता है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन जो है ये क्या करता है, बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है ताकि बोन मेरो आरबीसी बनाए, क्योंकि आपको पता है आरबीसी बोन मेरो में बनता है। तो इरिथ्रोपोइटिन जो है ये रिलीज कहाँ से होता है, किडनी से होता है, और इसका काम क्या होता है, जाके बोन मेरो को स्टिमुलेट करना ताकि वो ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन करे। अब यहीं पर एक को नाम आता है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी फॉर्मेशन। दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है आरबीसी का फॉर्मेशन, और इरिथ्रोपोइटिन का मतलब है एक ऐसा केमिकल जो किडनी रिलीज करती है और जिसका काम क्या होता है, बोन मेरो को जाकर स्टिमुलेट करना ताकि वो ज़्यादा आरबीसी बनाए। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या वर्ड आया, इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन, मतलब ऐसे ऑर्गन जो आरबीसी बनाते हैं। तो रेड बोन मेरो आरबीसी बनाता है। और अगर हम फीटस की बात करें, यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है, जो माँ के पेट में, तो वहाँ पर जो है ना आरबीसी लीवर बनाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, एडल्ट के अंदर या मैच्योर के अंदर बोन मेरो आरबीसी बनाता है, लेकिन फीटस के अंदर जो है आरबीसी का प्रोडक्शन लीवर से होता है। आगे देखिए इसका लाइफ स्पैन लिखा 120 डेज होता है। और जब ये 120 डेज के बाद जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो डब्ल्यूबीसी इसका फेगोसाइटोसिस करती है। मतलब डब्ल्यूबीसी इसको खाने का काम करती है, इसको डिस्ट्रॉय करती है, फेगोसाइटोसिस करती है। उसके बाद इसका जो कब्रिस्तान जिसे हम बोलते हैं, इसका ग्रेवयार्ड, मतलब आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, तो स्प्लिन के अंदर ही डिस्ट्रॉय होती है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है स्प्लिन, जो सफाई का काम करता है, ठीक है। उसको हम ब्लड बैंक बोल सकते हैं, क्योंकि आरबीसी सारी वहीं जाके डिस्ट्रॉय होती है, और वो आरबीसी का कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड कहलाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डोनल मेम्ब्रेन। डोनल मेम्ब्रेन जो होती है ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, इसी को हम डोनल मेम्ब्रेन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है डोनल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, तो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को डोनल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आरबीसी का कलर रेड आता है या ब्लड का कलर रेड आता है। तो यहाँ पर हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हीमोसिडुरिन, एक होता है बिलुरुबिन, और एक होता है बिलुवर्डिन। बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन जो है ये पिगमेंट होते हैं येलो कलर के, और उसके अलावा हीमोसिडुरिन जो है इसमें मेन आयरन या हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। मतलब हीमोग्लोबिन इसी को बोलते हैं, मेन इसी चीज़ को बोलते हैं, इसी में आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से बनता है। आगे देखिए क्या लिखा है, एक आरबीसी जो होता है उसके अंदर 200 से लेकर 280 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एक आरबीसी के अंदर 200 से लेकर 280 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। और नॉर्मल अगर हमारा पूछे हीमोग्लोबिन कितना होता है एक हेल्दी पर्सन का, तो 12 से 16 ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन होता है, वो भी पर 100 ml ब्लड के अंदर। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं, ठीक है।
और एक चीज़ आगे और लिखी कि एक हीमोग्लोबिन जो है ना 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो हीमोग्लोबिन देता है, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर उसको पहुंचाता है अलग अलग ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, आगे ये भी लिखा है कि एक हीमोग्लोबिन जो 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं WBC के बारे में, यानी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल या वाइट ब्लड सेल्स। दूसरा नाम इसका होता है ल्यूकोसाइट्स। इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, जैसे RBC के पास हीमोग्लोबिन होता है वैसे यहाँ पर कोई पिगमेंट नहीं होता, ये कलरलेस होती है। नंबर इसका काफ़ी कम होता है, RBC का मिलियंस में नंबर था और इसका नंबर जो है हज़ारों में ही है, 6000 से 10,000 होती है पर mm इस क्यूब के अंदर। ठीक है, यानी RBC के कंपैरिजन में WBC जो है वो उसका रेशियो क्या आएगा 600 और 1। अगर RBC 600 है तो वहाँ पर WBC आपको 1 ही मिलेगी। शेप इसका कैसा होता है, राउंड हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। ये आपको न्यूक्लिएटेड मिलती है, इसमें न्यूक्लियस होता है। शेप जो होता है इसके न्यूक्लियस का वो हर WBC का अलग अलग होता है। WBC बहुत टाइप की होती है, हम 5 टाइप की WBC पढ़ेंगे और सबका न्यूक्लियस का शेप जो है वो अलग होता है, इसीलिए हम इसको एक खास नाम देते हैं जिसपे क्वेश्चन बनता है। यहाँ लिखा है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, इसीलिए हम WBC को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, क्योंकि जो WBC है उसके न्यूक्लियस में हमको बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती है। सारे WBC का न्यूक्लियस अलग अलग टाइप का होता है, यानी न्यूक्लियस के बहुत सारे रूप होते हैं, तो इसलिए हमने ऐसा नाम दिया पॉली, यानी बहुत सारे। मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी, बाहर से दिखने में चेंजेस। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे ल्यूकोसाइड जिसके न्यूक्लियस बहुत सारे। आगे देखिए इसका लाइफ इसमें लिखा है 3 to 4 डेज। साइट ऑफ प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में बन सकता है, लिम्फ नोड में बन सकता है, स्प्लीन में बन सकता है। इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को जैसे वहाँ पर क्या नाम दिया था इरिथ्रोपोइसिस, तो यहाँ पर नाम दे देंगे ल्यूकोपोइसिस। इसके बनने के प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, ल्यूकोपोइसिस। कई बार क्या होता है WBC बहुत ज़्यादा बन जाती है तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। कई बार कम हो जाती है तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। यानी एक तरीके से ये डिजीज़ के नाम हो सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में WBC ज़्यादा हो गई तो हम उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे, अगर कम हो गई तो हम उसको ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए WBC के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। WBC मेनली 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। अब इनमें नाम से पता चल रहा है ऐसा WBC जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, दाने दाने देखने को मिलते हैं, एकदम क्लियर साइटोप्लाज्म नहीं मिलता, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट। और जिसका साइटोप्लाज्म जो है उसमें कोई दाना या ग्रेन्यूल नहीं मिलेगा, जो एकदम साफ मिलेगा, उसको हम बोलेंगे अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, आगे देखो इनके फिर से आगे टाइप किए गए। जो ग्रेन्युलोसाइट है उसके 3 टाइप किए हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और जो अग्रेन्युलोसाइट है उसके 2 टाइप की है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, सबसे पहले देखो एसिडोफिल्स के बारे में। एसिडोफिल का नाम एसिडोफिल हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये एसिडिक स्टैंड से स्टैंड हो जाते हैं, यानी अगर आप इसको एसिडिक डाई इस पर डालोगे तो उसका कलर ले लेगी। ठीक है, बेसोफिल का भी सेम ऐसे, अगर इसको इसके ऊपर आप बेसिक डाई डालोगे यानी बेस डालोगे आप तो ये उसका कलर ले लेगी। न्यूट्रोफिल्स यानी न्यूट्रल है, ना एसिडिक स्टैंड लेगी ना बेसिक स्टैंड लेगी। ठीक है, एसिडोफिल का ही दूसरा नाम होता है इओसिनोफिल्स। तो कई बार एसिडोफिल नहीं लिखा हुआ होता है, इओसिनोफिल्स लिखा हुआ होता है, तो एसिडोफिल्स को ही हम इओसिनोफिल्स बोलते हैं क्योंकि ये इओसिन नाम की डाई से कलर ले लेती है इसलिए। बेसोफिल्स का नाम बेसोफिल्स ही है, न्यूट्रोफिल्स का नाम न्यूट्रोफिल्स ही है। नेक्स्ट देखिए लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है जो हमारा इम्यून सिस्टम में काम आती है, इम्यूनिटी बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट, और उसके अलावा मोनोसाइट्स। यानी 5 तरीके की WBC हमने पढ़ ली है। अब इन 5 के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट देखिए आप पढ़ रहे हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल है, ना तो इसको एसिडिक डाई से फ़र्क पड़ेगा ना ही इसको बेसिक डाई से फ़र्क पड़ेगा। WBC का ये कितना पार्ट बनाती है, 62%। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है इसका। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना है उसको आप देखिए, इसके न्यूक्लियस को देखो कैसा बताया। इसके न्यूक्लियस में बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोब बताए हैं। ठीक है, न्यूक्लियस एक ही है लेकिन उसके अंदर ऐसे बीच बीच में ऐसे बहुत सारे लोब बने हुए हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, मल्टी लोब्ड। ठीक है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स मिलेंगे क्योंकि ये ग्रेन्युलोसाइट में आती है, तो फाइन ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। लाइफ स्पेन जो है इसका वो कितना होता है, 10 से 12 आर। ठीक है, 10 से 12 घंटे। बनती कहाँ है, रेड बोन मेरो में। फंक्शन होता है फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स मतलब क्या होता है, WBC का मेनली काम होता है हमारा इम्यूनिटी बनाना, इम्यून सिस्टम बनाना। बाहर से कोई भी अनवांटेड चीज़ आती है तो ये उसको खाकर ख़त्म कर देती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब यही होता है कोई बड़ी सेल छोटी सेल को डाइजेस्ट कर लेती है, खा लेती है। तो न्यूट्रोफिल्स भी यही काम करती है, जब भी कोई बाहर से कोई चीज़ आएगी ये उसको रिकॉग्नाइज करके उसको खा लेगी अगर वो हमारे काम की नहीं है तो। सेकंड देखिए बेसोफिल्स। इसका न्यूक्लियस आपको एस शेप में दिख रहा है, एस बना हुआ दिख रहा है। 2% पार्ट बनाती है ये। न्यूक्लियस होता है एस शेप,
इसमें भी आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। लाइफ स्पेन 8 to 12 इसका होता है आवर्स, इनका लाइफ स्पेन घंटों में है 8 to 12 आवर। ये भी कहाँ बन रही है, रेड बोन मेरो में। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है, जो बेसोफिल्स है वो क्या सिक्रेट करती है, वो हिपेरिन सिक्रेट करती है, हिस्टामिन सिक्रेट करती है और सीरोटोनिन सिक्रेट करती है। अब देखिए इन तीनों का क्या काम है। हिपेरिन जो होता है एंटीकोगुलेंट होता है, यानी हमारे ब्लड जो है ना उसको बॉडी के अंदर जमने से रोकता है, उसको हमेशा पतला बनाए रखता है ताकि वो आराम से बह सके। हिस्टामिन जो होता है ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी कोई एलर्जी होती है हमको तो हिस्टामिन रिलीज होता है और वो जगह रेड हो जाती है या वो सूज जाती है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीरोटोनिन को हम बोलते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उनको पतला कर देता है, छोटा कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें बेसोफिल से रिलीज होती है, हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। नेक्स्ट है यहाँ पर एसिडोफिल। एसिडोफिल का न्यूक्लियस देखिए आपको कैसा दिख रहा है, हेडफोन जैसा दिख रहा है, ठीक है। हेडफोन के शेप में इस तरीके का न्यूक्लियस है यहाँ पर, ऐसा हेडफोन शेप में आपको यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा है। बाइलोब न्यूक्लियस है इसका, इसमें भी ग्रेन्यूल्स मिलते हैं और इसका जो लाइफ स्पेन है वो आपको 14 घंटे का बताया गया। ये भी रेड बोन मेरो में बनती है और इसका काम क्या होता है, फंक्शन इसका क्या होता है, एंटी एलर्जिक और वाउंड हीलिंग, आपके घाव को भरना और एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स करना, यानी एलर्जी से बचाना आपको। नेक्स्ट देखिए मोनोसाइट। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस तरीके का है, बीन शेप में, ठीक है। बीन शेप बोल सकते हो, किडनी शेप बोल सकते हो। और इसके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये अग्रेन्यूलोसाइट का एग्जांपल है। लाइफ स्पेन इसका 10 से 20 घंटे होता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में। अभी तक सबका फॉर्मेशन रेड बोन मेरो में हो रहा था, इसका फॉर्मेशन होता है स्प्लीन के अंदर या लिम्फ नोड्स में। और इसका भी फंक्शन क्या है, स्क्वेंजर। स्क्वेंजर का मतलब भी यही होता है कि जो अनवांटेड चीज़ें उनको खा के ख़त्म कर देना, चाहे फेगोसाइटोसिस लिखो या स्क्वेंजर्स लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट है आपके पास में लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट आपको दिख ही रहा है पूरा एक बीच में इस तरीके से राउंड न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है, राउंडेड न्यूक्लियस। ये भी आपके अग्रेन्युलोसाइट का एग्जांपल है, तो इसमें भी ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। इसका लाइफ स्पेन थोड़ा ज़्यादा होता है, मंथ टू ईयर्स तक। फॉर्मेशन इसका थाइमस में। थाइमस जो है हमारी बॉडी में ग्लैंड होती है हार्ट के पास में, जो इम्यूनिटी बनाती है हमारे, जिसको हम किंग ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं। लिम्फ नोड में। और इसका फंक्शन क्या होता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, यानी हमारा इम्यून सिस्टम बनाना, इम्यूनिटी बनाना, ठीक है। तो ये आपका WBC वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ब्लड का लास्ट पार्ट बचा है, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का जो काम होता है मेनली, वो प्लेटलेट्स जो है ना, इसमें लिखा देखो फाउंड ओनली इन मैमल्स, ये सिर्फ मैमल्स में मिलती है प्लेटलेट्स। फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट देखिए यहाँ पर है ना, दो नाम लिखे, एक नाम लिखा है प्लेटलेट्स और एक नाम लिखा है थ्रोम्बोसाइट। अब यहाँ पर लिखा प्लेटलेट्स आपको कहाँ मिलेगी, मैमल्स में, और जो अदर है, ठीक है, यानी मैमल्स को छोड़ के जो बाकी वर्टिब्रेट्स है वहाँ पर इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। है दोनों सेम ही, दोनों का नाम जो है वो अलग अलग है, काम दोनों का सेम है, दोनों का काम होता है ब्लड क्लोटिंग करवाना। पर यहाँ पर बस ये चीज़ समझाइए, प्लेटलेट्स जो है ना, अगर मैमल्स में मिलेगी तो हम इसको नाम प्लेटलेट्स देंगे, मैमल को छोड़ के अगर और किसी वर्टिब्रेट्स में मिल रही है तो नाम देंगे थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा प्रोड्यूस बाय मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ रेड बोन मेरो। कैसे बनती है ये, रेड बोन मेरो के अंदर सेल्स मिलती है आपको मेगा कैरियोसाइट्स। तो रेड बोन मेरो की जो सेल्स होती है मेगा कैरियोसाइट्स, वो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट बनाती है। आगे लिखा डू नॉट हैव न्यूक्लियस, यहाँ पर भी आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इसका लाइफ स्पेन 7 से 10 दिन होता है। और इसमें आगे लिखा अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है तो हम इस बीमारी को क्या नाम देते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया तो हम इसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब आप सोचिए कौन सी डिजीज़ में प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, चिकनगुनिया, डेंगू और कौन कौन सी बीमारियों में कम होता है, वो आप याद कीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आगे ये भी लिखा है कि अगर प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाए, ये जो अपर एरो का निशान है इसका मतलब है अगर प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाए तो हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। फंक्शन इसका क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग। और इसमें लिखा है कि प्लेटलेट्स फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी वही बात है, ये ब्लड क्लोटिंग करवाता है, ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस ही इसका मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने पूरा ब्लड के बारे में समझा, ठीक है। इसके अलावा हम आगे और भी वीडियो है जिसमें हम अपने नीट लेवल के जो भी टॉपिक है वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।